यस एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग अपना जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है क्लासिफिकेशन एंड टैक्स इंसिडेंस ऑफ कंपनी। राइट। सबसे पहली बात, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं क्लियर कर देता हूं। ये जो स्क्रीन पे आपको जो सेट दिख रहा है वो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के चैप्टर नंबर 12 का पीडीएफ है। तो सबसे पहली बात, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कोई प्रिंट आउट लेने की जरूरत नहीं है, कोई पीडीएफ की आवश्यकता नहीं। आप सीधा जाइए इंस्टीट्यूट का चैप्टर नंबर 12 खोल दीजिए। कितने मार्क्स ये आपसे पूछने की ताकत रखता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार 4 से 8 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। यहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? यहां पे हम पढ़ने वाले हैं टैक्सेशन रिलेटेड टू कंपनीज। इस चैप्टर को बेसिकली हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला थियोरिटिकल एस्पेक्ट, जिसमें कंपनीज होती क्या है वो हम डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग टैक्सेशन ऑफ कंपनीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, और टैक्सेशन ऑफ कंपनीज के बारे में डिस्कशन करने के बाद थोड़ा बहुत डिविडेंड, कार्बन क्रेडिट और इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में डिस्कस करके और चैप्टर को तिलांजलि दे देंगे। राइट। इंपॉर्टेंट पार्ट, एग्जाम ओरिएंटेड, यही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसमें अगर आप पुराने सिलेबस की बात करें तो हमारे इसमें एक पूरा 30-20 ऐसा करके एक पूरा का पूरा सेट हुआ करता था सीएस प्रोफेशनल में, डायरेक्ट टैक्स लॉ में। नए सिलेबस में डायरेक्ट टैक्स लॉ को थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया है। मतलब कि सीएस प्रोफेशनल में से कम कर दिया गया है और सीएस एग्जीक्यूटिव में भी थोड़ा कम कर दिया गया है। वैसे देखा जाए तो असेसमेंट ऑफ कंपनी अपने आप में बहुत सारी चीजें हम उसमें पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोग टू दी पॉइंट, टू दी एग्जाम ओरिएंटेड, सीएमए इंटर वाले या सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे दोनों इसको कर सकते हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव की ये स्टडी मटेरियल से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। राइट। तो सबसे पहले कोई भी बात स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कशन करेंगे कंपनी वर्ड में क्या क्या, कौन कौन सी टाइप की कंपनी आती है। तो वैसे आपको हमने जब रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर पढ़ाया होगा तब हमने कंपनी से रिलेटेड बातें की होगी, लेकिन स्टिल हम उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वहां जहां हमने रेजिडेंशियल स्टेटस वाली बातें करी थी वहीं से रिलेटेड बातें हम लोग फिर से रीस्टार्ट करते हैं। यस और नो? यस सर। तो सबसे पहले जो कंपनी है, कंपनी बेसिकली दो तरह की हो गई। पहली डोमेस्टिक कंपनी, और डोमेस्टिक कंपनी को मैं दूसरे शब्दों में इंडियन कंपनी भी बोल सकता हूं, लेकिन सारी डोमेस्टिक इंडियन हो ये कोई जरूरी नहीं होती है। और दूसरे तरह की जो कंपनी होती है वो होती है फॉरेन कंपनी। हमें इन दोनों के बारे में सीखना है। सर, हम तो जब कंपनी के टाइप्स के बारे में पढ़ा करते थे तो हमने कंपनी लॉ में देखा होगा कि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सोल वन पर्सन कंपनी, इस तरह से बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज के बारे में हमने डिस्कशन किया था। राइट। तो डिफरेंट जो कंपनीज जो हो सकती है वो प्राइवेट, पब्लिक वगैरह सब कहां पढ़ेंगे हम लोग? कंपनी लॉ में। बट एज फार एज इनकम टैक्स इज कंसर्न, देयर इज अ 3 टाइप ऑफ कंपनी। फर्स्ट इज डोमेस्टिक कंपनी, सेकंड वन इज इंडियन कंपनी एंड थर्ड वन इज फॉरेन कंपनी। 3 तरह की कंपनी जो है वो हमें पढ़नी है। अभी इस कंपनी का हमें एक्चुअली बहुत ज्यादा कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी की थ्योरी में नहीं जाना है। वी आर गोइंग टू स्टक ऑन ओनली एंड ओनली टैक्स एस्पेक्ट ऑफ कंपनी। राइट। हम किसके ऊपर रहने वाले हैं? टैक्स एस्पेक्ट ऑफ कंपनी के ऊपर रहने वाले हैं। पहला क्या हो गया? इंडियन कंपनी। दूसरा क्या हो गया? डोमेस्टिक कंपनी। तीसरा क्या हो गया? फॉरेन कंपनी। राइट है। पहला हो गया इंडियन कंपनी, दूसरा हो गया डोमेस्टिक कंपनी और तीसरा हो गया फॉरेन कंपनी। ठीक है। उसके बाद में रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग या डोमेस्टिक कंपनी, अदर सर्टेन कंपनी के ऊपर किस तरह से टैक्स वगैरह लगने हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडियन कंपनी। तो अगर बात करें इंडियन कंपनी की, तो इंडियन कंपनी के लिए क्या बोला इन्होंने? ऐसी कोई भी कंपनी जो कि इंडिया के कंपनीज एक्ट 2013 या फिर किसी प्रीवियस एक्ट में रजिस्टर्ड हो, उसे हम लोग इंडियन कंपनी कहेंगे। सेक्शन 226 बोल रहा है ऐसी कोई भी कंपनी जो कहां रजिस्टर्ड है?
कंपनीज एक्ट 2013 या इससे पहले वाले किसी एक्ट के तहत अगर रजिस्टर्ड है तो उसे क्या कहा जाएगा? इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी। अब अगर इंडियन कंपनी की बात करें तो जैसे अभी एक्ट चल रहा है 2013, इससे पहले था 1956 और उससे पहले भी कोई सारे एक्ट हो सकते हैं, तो उन सारी कंपनीज को हमने किस नाम से जाना है? इंडियन कंपनी। और दूसरी बात यह भी है कि उसकी जो रजिस्टर्ड ऑफिस है या प्रिंसिपल ऑफिस है वो कहां होनी चाहिए? इंडिया में होनी चाहिए, राइट। उसके बाद इन्होंने बोला कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कंपनी फॉर्मरली इन फोर्स। वही मैंने अभी जो बात बोली कि 1956 के तहत अगर कोई रजिस्टर्ड, यानी कि अभी कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है, इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, तो जो उस एक्ट में भी रजिस्टर्ड है, उससे पहले कंपनीज एक्ट 1925 या कोई भी पुराने कंपनीज एक्ट ऑफ इंडिया के तहत रजिस्टर्ड है तो उसे इंडियन कंपनी कहेंगे। यहां पे जो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर है ये भूल जाइए, अब इतिहास है ये। जब हमारा जे.एंड. के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बन गया तो कंपनीज एक्ट को भी उसमें ले लिया गया है, तो हमें उसके बारे में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला एनी कोऑपरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज अ कंपनी, बीएसएनएल इज अ कंपनी, लेकिन इनके लिए अलग अलग एक्ट बने हुए हैं, बट स्टिल दे आर कंपनी। तो सारी गवर्नमेंट कंपनी भी क्या हो गई? इंडियन कंपनी, ठीक है। उसके बाद ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी जिसको कि कंपनीज एक्ट के तहत जो है वो इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर कंपनी माना गया है तो कुल मिला के इंडियन कंपनी का मतलब क्या हो गया? अगर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 1956 के तहत कोई अगर कंपनी रजिस्टर्ड हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो कंपनीज होती है, जैसे कोई अलग से एक्ट बना के अगर कंपनी बना दी गई हो, या फिर जिसे इनकम टैक्स एक्ट ने खुद ने क्या माना है? कंपनी, तो वो तीनों किस में कवर होंगे? कंपनी माने जाएंगे वो तीनों, राइट। कौन सी कंपनी माने जाएंगे? इंडियन कंपनी। अब अगर मैं बात करूं कि डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है, मैंने आपको बोला इंडियन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी में काफी सारी सिमिलरिटी है। सारी इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है, क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी का मतलब ऐसी कोई भी इंडियन कंपनी या ऐसी कोई भी कंपनी जो इंडियन कंपनी हो, या ऐसी कोई अदर कंपनी जो कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत इंडिया में टैक्स देने के लिए लाइबल है, उसको भी डोमेस्टिक कंपनी कहा गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑल इंडियन कंपनीज आर ट्रीटेड एज डोमेस्टिक कंपनी, बट ऑल डोमेस्टिक कंपनी नीड नॉट टू बी नेसेसरीली इंडियन कंपनी। सारी डोमेस्टिक कंपनी इंडियन कंपनी तो है, बट हर डोमेस्टिक कंपनी को इंडियन कंपनी कहा जाए, ये सारी इंडियन कंपनी तो डोमेस्टिक कंपनी हो गई। हर इंडियन कंपनी को हम क्या मानेंगे? डोमेस्टिक कंपनी। लेकिन हर डोमेस्टिक कंपनी को इंडियन कंपनी नहीं मान सकते। जैसे कोई नॉन इंडियन कंपनी है would be considered as domestic company if it makes a prescribed arrangement for declaration and payment of dividend in India on which tax is deductible under section 194। अगर कोई दूसरी कंपनी भी है, ठीक है, जो इंडियन कंपनी नहीं है, लेकिन उसने डिविडेंड इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया है और डिविडेंड जो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है उसके ऊपर उसने टीडीएस वगैरह काटे करे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो वाली कंपनी को हम लोग इंडियन कंपनी मानेंगे। और इंडियन कंपनी के साथ साथ डोमेस्टिक कंपनी भी, इंडियन कंपनी अगर है वो तब तो ठीक बात है, लेकिन वो इंडियन कंपनी नहीं भी है, वो फॉरेन कंपनी है या कोई और अदर कंपनी है, लेकिन उसने इंडिया में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है और उस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त टीडीएस भी डिडक्ट किया है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो भी उसे हम लोग इंडियन कंपनी मानेंगे। अभी जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे दैट वाज रिलेटेड टू इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी, है ना। अब बात करें कंपनी इन विच पब्लिक्स आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, क्या होती है? दो तरह की कंपनी होती है, क्लोजली हेल्ड और वाइडली हेल्ड। दो तरह की कंपनी होती है, क्लोजली हेल्ड और वाइडली हेल्ड। क्लोजली हेल्ड कंपनी वर्ड का मतलब है ऐसी कोई कंपनी जिसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर कम हो, नंबर ऑफ शेयर होल्डर क्लोजली हेल्ड हो, शेयर होल्डर जो है वो कम होते हैं। जैसे सारी प्राइवेट कंपनी क्लोजली हेल्ड कंपनी बन गई अगर उसमें 10, 12, 15 शेयर होल्डर्स है, लेकिन पब्लिक कंपनी जिसमें कि 4, 5 शेयर होल्डर है, 10, 15, 20 शेयर होल्डर है, पब्लिक में वैसे 7 होते हैं मिनिमम, वो एक अलग बात हो गई। 7 के अलावा 8, 10, 15, 20, 25, 30 घर वाले अगर हैं तो उसको भी क्या बोलेंगे? क्लोजली हेल्ड। इसको ऐसा समझो, ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स लोगों में जो बांटे हुए हैं वो लोग कम हैं, क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लोजली हेल्ड कंपनी कहा जाता है। लेकिन ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स मार्केट में या पब्लिक में बहुत सारे लोगों में बांटे हुए हैं उसको पब्लिकली हेल्ड या वाइडली हेल्ड कंपनी कहा जाता है। सर आप क्या पढ़ा रहे हो? मैं पढ़ा रहा हूं कंपनी के टाइप्स। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? डोमेस्टिक कंपनी पढ़ा, हमने पढ़ा इंडियन कंपनी, ठीक है। उसके बाद में आ गया क्लोजली हेल्ड और उसके बाद में मैंने बताई
वाइडली हेल्ड। एक बीच में कंपनी रह गई जिसका नाम था फॉरेन कंपनी। अगर कोई भी कंपनी इंडियन नहीं है और डोमेस्टिक नहीं है तो उसे फॉरेन कंपनी कहेंगे। ऐसी कोई भी कंपनी जो ना तो इंडियन कंपनी है ना डोमेस्टिक कंपनी है तो उसे क्या बोलेंगे, फॉरेन कंपनी। उसके बाद में गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी क्या होती है, ऐसी कंपनी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी ओन्ड बाय गवर्नमेंट या आरबीआई, ऐसी कंपनी जो या तो सेंट्रल और स्टेट की है बट फॉरेन कंपनी नहीं है, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या जिसमें 40% से ज्यादा शेयर जो है अकेले या एक साथ गवर्नमेंट या आरबीआई ने ले रखे हैं तो उसको गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। यहाँ पे कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, 51 मानते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है इनकम टैक्स में हमारे इंस्टीट्यूट ने इसको 40% बता दिया गया है तो हमें 40% ही लिखना है। उसके बाद सेक्शन 8 कंपनी आप अपने आप वहां पे पढ़ेंगे, निधि कंपनी वगैरह आप सब लोग वहां पे पढ़ेंगे। लिस्टेड कंपनी क्या होती है, ऐसी कोई भी कंपनी जो किसी भी जिनके शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, जिनके शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, उसे क्या कहा जाता है, लिस्टेड कंपनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड कंपनी वर्ड का क्या मतलब हुआ, लिस्टेड कंपनी वर्ड का मतलब हुआ कि ऐसी कोई भी कंपनी जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इंदौर, जयपुर, चेन्नई या कोई भी तरह के स्टॉक एक्सचेंज में अगर रजिस्टर्ड है तो उसे क्या कहा जाएगा, लिस्ट है अगर तो उसे क्या कहा जाएगा, लिस्टेड कंपनी। बाकी तो हम लोगों ने सारी चीजें देख ली है ना। अब ये बता रहे हैं कि भाई साहब ये कौन सी कंपनी है उसके, है ना। हम लोग आ जाते हैं टैक्स इंसिडेंस के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दे रखी है असेसमेंट ईयर 24-25 की रेट, बट हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए असेसमेंट ईयर 25-26 की रेट। तो आप लोगों को एक बार कंफर्मली बता देता हूं कि रेट क्या क्या रहेंगे, राइट। आइए लिखना शुरू करें। टैक्स रेट्स ऑफ कंपनीज, टैक्स रेट्स ऑन कंपनीज, टैक्स रेट्स ऑन कंपनीज। लिखें सबसे पहले सेक्शन 115 BA, सेक्शन 115 BA, ठीक है। उसमें लिख रहे हैं सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी, सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी, सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी। अभी जो है अप टू 22 जुलाई और फ्रॉम 23 जुलाई 2024, क्योंकि 2024 में जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि रेट्स में चेंजेस आई है, तो ये पर्टिकुलर रेट दोनों में सेम है, ये पर्टिकुलर रेट दोनों में सेम है। 115 BA के तहत अगर मान लीजिए आप कोई मैन्युफैक्चरिंग काम कर रहे हो और डोमेस्टिक कंपनी हो तो आपके लिए टैक्स रेट को कम करके 25% कर दिया गया है, राइट। उसके बाद में अपन बात करें, अगर कोई कंपनी जिसने 115 BAA ऑप्ट किया है ना, तो BAA ऑप्ट किया है तो उसके लिए इन्होंने क्या बोला, वेदर इट ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 BAA benefit shall be available to total company computed without claiming specific deduction incentive exemptions 22%। अब क्या है, आप लिख दीजिए सेक्शन, फिर से एक बार, सेक्शन 115 BAA। मैं आपको बता देता हूं, जैसे हम लोगों के लिए यानी कि इंडिविजुअल के लिए, HUF के लिए इन्होंने सेक्शन 115 BAC बनाया था, ठीक वैसे ही यहाँ पे BAA बना हुआ है। मतलब कि कंपनी के केस में नॉर्मल टैक्स रेट 30% है, फॉरेन कंपनी के केस में नॉर्मल टैक्स रेट 40% है, ठीक है। लेकिन अगर वो कई सारे डिडक्शन, कई सारे एग्जाम्पशंस को अगर क्लेम नहीं करती है तो उसको लेस टैक्स रेट दैट इज 22% का बेनिफिट मिलेगा। तो 115 BAA के तहत टैक्स रेट क्या हो जाएगी, दैट इज 22%, यहाँ पे भी 22%, ठीक है। उसके बाद 115 BAA के बाद लिखें 115 BAB। अच्छा, 115 BAA के अंदर क्या लिखना है,
certain domestic companies not opting for specified condition। आगे जाके हम लोग देखेंगे स्पेसिफाइड कंडीशंस क्या क्या होती है, राइट। लिख लीजिए एक बार। तो अगर मान लीजिए कोई सर्टेन डोमेस्टिक कंपनीज जो है वो अगर स्पेशल डिडक्शन और एग्जेम्पशन नहीं लेती है तो उसका 22% टैक्स है, राइट। अब अगर अपन आगे बात करें तो न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर कोई है, फिर से समझना, न्यू है ना, वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर है तो उसके लिए नया सेक्शन जो 115 BAB है, ये भी स्पेशल डिजाइन का सेक्शन है ना, तो उसके लिए भी टैक्स रहेगा, 15%। एक मिनट, मैं ऐसा समझता हूं कि ये अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो अलग अलग तो कुछ है ही नहीं, मतलब रेट तो सेम ही है, तो हम अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? अलग अलग सिर्फ हमें कब लिखना है, जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला हो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इसमें मेजोरिटी चेंज किए थे, तो यहाँ पे आप एक ही कॉलम बनाइए टैक्स रेट्स करके, ठीक है। ये हो गया 115 BAB। 115 BAB के बाद में कंपनीज की इधर ही टेबल में आपको देख लेते हैं। हाँ, ये हमने 3 रेट लिखी अभी तक, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई कंपनी ने 115 BAA में है और उसका टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट 400 करोड़ रुपए से कम है तो भी 25% टैक्स लगेगा, 25% टैक्स लगेगा, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन इसको 22% कर दिया तो इसकी वैलिडिटी अभी खत्म हो गई, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं डोमेस्टिक कंपनी के केस में 30%, फॉरेन कंपनी के केस में 35% हो गई टैक्स रेट, ध्यान रखना। पहले 40 थी, पहले 40 थी, लेकिन अब उस 40 को कम करके 35 कर दिया गया है फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। दैट इज इफ यू आर अपीयरिंग इन जून 25 और दिसंबर 25, देन टैक्स रेट विल बी 35%। इसमें एक बात आप नोट करके लिख लीजिए, नोट, ठीक है। नोट करके लिखें कि रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न फॉर फॉरेन कंपनी रेट इज 50%। अगर वही रॉयल्टी मिली है तो उस रॉयल्टी पे लगने वाली रेट 50% होगी फॉरेन कंपनी के केस में। जनरली इन्होंने इस साल फॉरेन कंपनी को भी एक बेनिफिट देके उसकी रेट क्या कर दिया है, 35%। काफी सारी फॉरेन कंपनीज के घरों में खुशियों का माहौल है कि जो 40% टैक्स देने पड़ रहे थे उनको 30.5% टैक्स देना है। आप कहोगे सर ऐसा क्यों, हम लोगों को 30% टैक्स से 25 तो कर दिया, लेकिन फॉरेन कंपनी को बेनिफिट देने का क्या मतलब? आप सोच के देखो, फॉरेन कंपनी इंडिया में धंधा करने के लिए आ रही है, ठीक है, तो इंडिया में जब वो धंधा करने तभी आएगी जब उसको इंडिया में टैक्स रेट का बेनिफिट मिलेगा। अगर 40% टैक्स हम सीधा सीधा ले लेंगे तो अपने घर क्या ले जाएगा वो, 60%। तो उनको कहा कि तुम ज्यादा काम करो, ज्यादा पैसे कमाओ, 35 ही हमें दो, 65 तुम अपने घर ले जाओ। लेकिन वो आएगी तभी जब उनको हम टैक्स बेनिफिट देंगे। कुवैत और कतर जैसे जो देश हैं वहां पे तो टैक्स है ही नहीं, वो तो टैक्स हेवन स्टेट है, वहां पे टैक्स लगता ही नहीं है, 0 टैक्स है। तो कोई इंडिया अगर धंधा करने के लिए आ रहा है तो आएगा क्यों, जब उसको हम कोई बेनिफिट देंगे। तो इसके लिए हम लोग बेनिफिट दे रहे हैं टैक्स का, दैट इज 35%। अगर सरचार्ज की बात करें तो अगला हेडिंग लगाएं सरचार्ज। सरचार्ज की बात करें, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 10 करोड़ तक है तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में 7%, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में 12%। फॉरेन कंपनी के केस में, अगर फॉरेन कंपनी के केस में 1 करोड़ से 2 करोड़ 10 करोड़ है तो 2%, और अगर टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5%, ठीक है। और अगर वो 115 BAA और BAB में अगर उसने BAA और BAB में अगर वो है तो फ्लैट 10% उसको जो है सरचार्ज देना रहेगा। हेल्थ और एजुकेशन सेस की रेट 4% है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की रेट 4% है। ये अब 115 BA कब एप्लीकेबल होगा, BAA और BAB जो हमने 3 रेट ऊपर देखी है,
तो इसने कहा कि ऐसी कोई भी कंपनी जो कि 1 मार्च 2016 के बाद में सेटअप या रजिस्टर हुई है और मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन का काम कर रही है तो उसको टैक्स रेट देनी है 25%। ठीक है, उसको टैक्स रेट किस रेट से देनी है? 25%। अगर वो 25% की रेट से टैक्स दे रही है तो तभी देना है। वैसे 30% टैक्स रेट है, लेकिन ये जो 5% का फायदा मिल रहा है वो तभी मिलेगा जब सबसे पहले अगर वो 10AA स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बेनिफिट ना उठाए, 32AD यानी कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस का बेनिफिट ना उठाए, 33AB टी कॉफी रबर डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, 33ABA साइट रेस्टोरेशन फंड यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह नहीं बना रही है, 32AC वगैरह का एडिशनल डिडक्शन का बेनिफिट, 35AD का कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस का बेनिफिट, 35CCC CCD और 80C से लेकर 80U और एडिशनल बेनिफिट अंडर सेक्शन 32। ये सारे बेनिफिट वो उसको नहीं मिलेंगे। तो मेरी बात सुनो, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो इन सब में कवर हो ही नहीं रही है तो आराम से उसको 25% का बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पास में एक क्लाइंट आया जिसका जो है वो स्टील का बिजनेस था, स्टील मैन्युफैक्चरिंग का, स्टील की थाली वगैरह बना रहे थे। ठीक है, तो वो ऑलरेडी इंडिविजुअल में काम कर रहा था, तो उसका टैक्स जो है वो इंडिविजुअल की वजह से 30% से भी ज्यादा बन रहा था। उसका जो उसकी जो इनकम है करोड़ों में थी, लाइक उसकी नेट इनकम जो थी वो 7-8 करोड़ के आसपास थी, तो 30% से ज्यादा उसका टैक्स लग रहा था सरचार्ज वगैरह ऐड करके। क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल के केस में सरचार्ज भी ज्यादा है और टैक्स भी ज्यादा है। ठीक है, तो 30% तो टैक्स, सरचार्ज अलग और सेस अलग लग रहा था। वो आया कि सर मैं क्या करूं? मैंने कहा तुम कंपनी में आ जाओ। ठीक है, अगर तुम कंपनी में आ जाते हो तो वैसे भी तुम स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तो काम कर नहीं रहे हो, तो वो तुम लेोगे नहीं। उसके अलावा तुम्हारा इन्वेस्टमेंट अलाउंस का बेनिफिट तुम्हें लेना नहीं है, जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। टी कॉफी रबर 33AB में तुम कवर होते नहीं हो, 33ABA यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट तुम बेच नहीं रहे हो। ठीक है, ये थोड़ा सा होगा कि आपको 32 से रिलेटेड जो डिडक्शंस हैं और 35 से रिलेटेड जो डिडक्शन है साइंटिफिक रिसर्च के, वो भी आपको नहीं मिलेंगे। तो वो तो वैसे भी आपको नहीं लेना है क्योंकि आप वो वाला काम कर ही नहीं रहे हो। अगर आप 35AD वाले जो बेनिफिट है वो भी आपको नहीं लेना है क्योंकि स्टील वाला बिजनेस जो 35AD में कवर नहीं होता है, ना CCC CCD में आप कवर होते हो। हाँ, 80C से 80U में भी आपने कुछ किया नहीं है क्योंकि आपने कोई LIC वगैरह तो कंपनीज में होती नहीं है 80C वाला डिडक्शन। 80D वगैरह इतने छोटे छोटे डिडक्शन को लेने ही नहीं थे। तो ऐसी कंडीशन में उन लोगों के लिए टैक्स रेट जो क्या हो गई 25%, तो उनको मजा आ गया। अब मान लीजिए 115BAA, ठीक है, ये सारी डोमेस्टिक कंपनीज में एप्लीकेबल है ना, और इनको भी ये वाले सारे डिडक्शंस अवेलेबल नहीं होंगे जो सेम हमने वहां पे पढ़ा। सेम साइमल्टेनियसली अगर कोई न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मतलब क्या हो गया? रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2019 एंड स्टार्टेड इज बिजनेस बिफोर 31 मार्च 2024, मतलब 23-24 से पहले उसने अपना धंधा शुरू कर दिया है और साथ ही साथ उसने उसका रजिस्ट्रेशन 19 में हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में उसको न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। उनके लिए तो और ज्यादा बेनिफिट, दैट इज टैक्स रेट इज 15%। टैक्स रेट इज 15%, ओनली 15% टैक्स उनको जो है वो देना रहेगा। तो उस कंडीशन में आपको ये वाले सारे बेनिफिट नहीं मिलेंगे, वो तो आपको वैसे भी नहीं लेने। ठीक है, अच्छा, अगर आप 115BA में हो तो आपके लिए मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स अवेलेबल है। 115BAB और BAC में जो है वो मैट क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। क्लियर है आप सबको? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैट होता क्या है? पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपने मेरा LLP वाला टॉपिक पढ़ रखा था, जो इंडिविजुअल वगैरह में हमने पढ़ा था, AMT करके एक होता है, तो जैसा AMT होता है वैसा का वैसा MAT दैट इज मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स भी होता है। तो पहले आपको मैं बताता हूं नॉर्मल टैक्स रिजाइम क्या है और फिर मैं बताता हूं मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स रिजाइम क्या है। नॉर्मल टैक्स रिजाइम का मतलब आपका P&L अकाउंट बनाओ, P&L अकाउंट में टू साइड में जो नेट प्रॉफिट आ रहा है उसको टोटली बिजनेस वाला कर लो, और बिजनेस की इनकम पे, बिजनेस वाली इनकम के साथ साथ आप अगर आपकी कंपनी में हाउस प्रॉपर्टी, अब अगर टैक्सेशन की अगर बात करें विशेष रूप से, तो सबसे पहले मैट क्या होता है, दैट इज मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या होता है। रेगुलर टैक्स रिजाइम में 30% जो टैक्स आपका लग रहा है कंपनीज के केस में, तो 30% आप टैक्स निकाल लो, उसको रेगुलर टैक्स बोलेंगे।
वो कैसे निकलता है, हमने फॉर्म में निकालना सीखा था, पीजीबीपी में निकालना सीखा था, सेम वही, कुछ भी नहीं करना है। नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, एड लेस करने हैं सारे अलाउड और डिसअलाउड एक्सपेंसेस जो हमने पीजीबीपी चैप्टर में पढ़े होंगे, वो सारे करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको बिजनेस प्रॉफिट कहा जाएगा। और बिजनेस प्रॉफिट के ऊपर सीधा अगर कोई और हाउस प्रॉपर्टी का या अदर सोर्सेज का अगर प्रॉफिट है तो ऐड करके जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर सीधा 30% टैक्स लगा लो, दैट इज रेगुलर टैक्स। अब बात करते हैं मैट क्या होता है। तो मैट इज मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, यानी कि अगर मान लीजिए आपका जो टैक्स का पैसा है वो रेगुलर में ज्यादा आ रहा है, आपको वही पे करना है, लेकिन इन केस मैट वाला पैसा ज्यादा आ रहा है तो आप वो भी पे कर सकते हो। मैट का मतलब क्या हो गया, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स वर्ड का बेसिक मीनिंग हो गया कि आपको सबसे पहले जो P&L अकाउंट दे रखा है उसमें से आपको निकालना पड़ेगा बुक प्रॉफिट। अभी बुक प्रॉफिट क्या होता है उसका मैं अभी स्टेटमेंट बनाऊंगा, मेरे साथ साथ लिखते रहना। बुक प्रॉफिट में जो है, बुक प्रॉफिट के ऊपर हम सीधा सीधा 15% लगा देंगे, तो जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। अब ये जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है इसको हम लोग रेगुलर टैक्स से कंपेयर करेंगे, और इन दोनों में से जो अमाउंट हायर होगा वो हम लोग गवर्नमेंट को पे कर देंगे। अगर नॉर्मल केस में रेगुलर टैक्स हायर आता है तो कोई बेनिफिट नहीं है, एज इट इज आप पे कर दो। ये वाला जो अमाउंट है मिनिमम है, अगर ये ज्यादा आ गया तो आप इसे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स को भी पे कर सकते हो। आपको बेनिफिट यानी बीइंग अ कंपनी एसएससी बेनिफिट तभी होगा जब मैट ज्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि जब मैट ज्यादा आएगा तो आप वो टैक्स पे करोगे, ताकि मतलब कहने का मतलब ये होगा कि अगले आने वाले सालों में आपको उसकी क्रेडिट मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको सीखना होगा मैट एप्लीकेबिलिटी क्या होती है। तो आइए समझते हैं मैट की एप्लीकेबिलिटी आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही। मैट एप्लीकेबिलिटी, इफ द इनकम टैक्स पेबल बाय कंपनी on its total income as computed under normal provision of income tax in respect to any previous year relevant to the assessment year is less than 15%, अगर वो 15% से भी कम है, of such book profit plus surcharge and plus health and education cess, then such book profit shall be treated as total income and of the company, and tax payable for the relevant previous year shall be deemed to be 15% of such book profit। दैट इज क्या बोल रही है कि अगर आपका जो इफ द इनकम टैक्स पेबल बाय द कंपनी इन एनी प्रीवियस ईयर इज लेस देन 15% ऑफ बुक प्रॉफिट, जो भी हमने डिस्कशन किया कि अगर मान लीजिए ये रेगुलर टैक्स आया है आपका 1000 लेकिन एमएटी आया है 1200, तो आपको गवर्नमेंट को क्या पे करेंगे 1200। सर ये तो नुकसान हो गया ना, ये तो नुकसान हो गया ना, बट अगले सालों में इसका आपका 200 रुपए का आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, है ना, क्रेडिट मिलेगी। तो ये मैट एप्लीकेबल है। सर ये बेनिफिट के लिए कि नुकसान के लिए? अब देखो मेरी बात सुनो, तो अगर गवर्नमेंट अगर कोई भी चीज अगर लाती है तो वो ऑप्शनल जब स्कीम लाती है तो कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल भी होता है, क्योंकि देखो मैट जो है ना वो डायरेक्ट इनकम पे नहीं निकल रहा है, वो बुक प्रॉफिट पर निकल रहा है। तो कई लोगों का नॉर्मल प्रॉफिट ही बुक प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन कई लोगों का नॉर्मल प्रॉफिट बुक प्रॉफिट नहीं होता है, उसमें कई सारी चीजें एडलेस करनी होती है। तो हमारा पहला टॉपिक हो गया कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। तो हेडिंग लगाएं सेक्शन 115 जेबी कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। तो मैं आपके लिए इसमें मैंने जो हाईलाइट कर रखा है आपको सिर्फ वही लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, ठीक है। ऐड करेंगे ऐड इनकम टैक्स पेड और पेबल, ऐड करेंगे इनकम टैक्स पेड और पेबल, ऐड करेंगे एनी रिजर्व, ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटी, लिखते जाइए साथ साथ, ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर लॉसेज इन सब्सिडियरी कंपनी। मेरी बात सुनो, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें से इसमें से कोई 2-3 आइटम ही होंगे, सारा कोई नहीं होगा, इनमें से कोई 2-3 आइटम होंगे। और विशेष रूप से जिसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूं उन्हीं को थोड़ा सा दिमाग में रखना, ऐड करने के लिए वही चीजें आएंगी। ऐड करेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड और डिविडेंड पेड, ऐड करेंगे एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू इनकम विच आर एग्जेम्प्ट, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू इनकम विच आर एग्जेम्प्ट, ऐड करेंगे द अमाउंट और अमाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, अमाउंट्स ऑफ
एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू कैपिटल गेन, ऐड करेंगे रॉयल्टी, रॉयल्टी रिलेटेड एक्सपेंडिचर। देखिए मेरी बात सुनो, हम क्या कर रहे हैं, वो सारे खर्चे जो नॉर्मली डिसअलाउड नहीं हुए हैं उनको डिसअलाउड कर रहे हैं बुक प्रॉफिट निकालने के लिए। इन एनी केस अगर वो P&L अकाउंट में से ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं तो वापस से ऐड करने की जरूरत नहीं है, बट इन केस वो ऐड नहीं हुए हैं तो हमें उनको ऐड करना रहेगा। ठीक है, एक बार रिकॉल करवा देता हूं मैं, हमने क्या क्या देखा, प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटी, इनकम टैक्स पेड और पेबल, रिजर्व, सब्सिडरी कंपनी का लॉस, डिविडेंड पेड पेबल, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कैपिटल गेन और एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू रॉयल्टी, और फिर लिखें डेप्रिसिएशन, ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, ऐड करेंगे डेफर्ड टैक्स एंड प्रोविजन, ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ एनी एसेट, ऐड करेंगे रीवैल्यूएशन रिजर्व, अब हम लोग लेस करना शुरू कर रहे हैं, लेस फॉलोइंग आइटम्स। यहां पे समझने वाली बात यह है, ज्यादा समझने वाली बात यह है कि हमने वो सब चीजें ऐड करी है जो रेगुलर बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं थे। जैसे हमने बहुत सारे प्रोविजंस एंड बहुत सारे रिजर्व को ऐड किया है, जैसे हमने डेप्रिसिएशन को ऐड किया है, जैसे हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व को ऐड किया है, राइट। तो बहुत सारे प्रोविजंस एंड रिजर्व को हम लोगों ने ऐड किया है। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली हम लोग उन्हीं से रिलेटेड जो इनकम है उसको भी अब क्या पहले ऐड किया है, सॉरी, अब उनको हम लोग लेस करेंगे, उससे रिलेटेड जो इनकम है उनको। ठीक है, तो अब इनकम कौन कौन सी है, तो सबसे पहले हमने ऊपर देखा था कोई भी तरह का रिजर्व या प्रोविजन अगर एक्सपेंसेस है तो हम उसे ऐड कर रहे हैं, और अगर इनकम साइड में अगर कोई रिजर्व से पैसा निकालने की इनकम है तो उसे हम लोग लेस कर रहे हैं। तो आप समझिए ऐसे बुक प्रॉफिट के निकालने के लिए नेट प्रॉफिट में ऐड किया हुआ है रिजर्व, प्रोविजन एटसेट्रा, लेस क्या हुआ है रिजर्व, प्रोविजन एटसेट्रा, बट रिजर्व प्रोविजन की इनकम जो है वो लेस हुई है। उसके बाद में ऐसी कोई भी इनकम जो एग्जेम्प्ट है, वो वैसे भी टैक्सेबल नहीं होती है, इसलिए यहां पे उन्हें वापस से जैसे P&L अकाउंट के राइट हैंड साइड में अगर बाय साइड में अगर इनकम लिखी हुई है तो टैक्सेबल तो नहीं है, इसलिए उनको यहां पे हमें लेस करना है। उसके बाद में अगर कोई डेप्रिसिएशन का अमाउंट अगर डेबिट हो रखा है, अगर डेप्रिसिएशन का अमाउंट अगर पहले हमने ऊपर डेप्रिसिएशन ऐड किया था और अगर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू स्टेटमेंट एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन, उसको हमें लेस करना है। यानी कि समझिए इनकम टैक्स से रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन होता है उसको लेस करना होता है। ठीक है, उसके बाद में रिवैल्यूएशन रिजर्व से अगर हमने कोई पैसा निकाला है तो उसे भी लेस करना रहेगा, और साथ में अगर कोई फॉरेन कंपनी की कैपिटल गेन से रिलेटेड इंटरेस्ट या डिविडेंड रेट से रिलेटेड कोई इनकम है तो क्योंकि वो पीजीबीपी की इनकम नहीं होती है, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं होती है, इसलिए उसे लेस करना होता है। ये सब करने के बाद हमें अगर कोई ब्रॉट फॉरवर्ड या लॉस या अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अगर है तो उसे लेस करना है। सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का अगर प्रॉफिट है तो उसे लेस करना है, वैसे जनरली होता नहीं है नॉर्मल क्वेश्चंस में। डेफर्ड टैक्स में अगर कोई है, डेफर्ड टैक्स असेट है तो ऊपर लाइबिलिटी तो हमने ऊपर लेस किया, डेफर्ड टैक्स असेट है तो उसे हमने ऊपर ऐड किया था, और यहाँ पे तो हमें इनकम साइड का है तो उसे हमें लेस करना है। अब जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बुक प्रॉफिट। अब बुक प्रॉफिट आ चुका है, ठीक है, बुक प्रॉफिट आ चुका है। अब हमें क्या करना है, जो बुक प्रॉफिट आया है उसका 15% मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स होगा। जो बुक प्रॉफिट आया है उसका 15% इन बोथ द केसेस, बोथ द केसेस का मतलब चाहे वो इंडियन कंपनी हो, डोमेस्टिक कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो, उसका 15% निकालो तो वो हो गया हमारा मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। बुक प्रॉफिट का 15% मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स और रेगुलर इनकम टैक्स, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो पे करना रहेगा, राइट। इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो पे करना रहेगा। अब इसको आप ऐसे समझिए, इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए मैट आया 1200 और रेगुलर टैक्स आया 1000, तो अब मैट कितना आया 1200, रेगुलर टैक्स आया
1000। तो मुझे बताओ ज्यादा कौन है, ज्यादा कौन है, मैट, तो मैट पे कर देंगे। तो पे क्या करेंगे हम लोग, मैट वाला अमाउंट। तो इस कंडीशन में हमें क्या मिल जाएगी, मैट की क्रेडिट, और वो क्रेडिट कितनी मिल जाएगी, 200 रुपए। अब समझिए अगले साल फिर क्या हुआ, 1500 रुपए का मैट का टैक्स था और 1200 रुपए का रेगुलर टैक्स था। अभी भी ज्यादा कौन है, मैट वाला टैक्स। तो हम पे भी क्या करेंगे, मैट वाला टैक्स। ऑलरेडी क्रेडिट हमारे पास में कितनी है, ऑलरेडी हमारी क्रेडिट कितनी पड़ी है हमारे पास में, 200 रुपए। ओहो, यहां पे कुछ गड़बड़ हो गई है शायद स्क्रीन की, तो मुझे लगता है आ गई, यस आ गई। चलिए तो 1200 और 1500, तो हम लोग क्या पे करने वाले हैं, पे तो करने वाले हैं 1500, क्रेडिट कितनी मिल जाएगी, 200 प्लस 300, दैट इज ट्रीटेड एज 500 रुपए की क्रेडिट मिलेगी। अब मान लीजिए उसका अगला साल है ना, मैट वाला टैक्स आया 1300 और रेगुलर टैक्स आया 1600। ज्यादा कौन है, 1600। हम 1600 पे करने जा ही रहे थे, लेकिन हमें याद आया हमारे पास क्रेडिट पड़ी है, कितनी क्रेडिट पड़ी है, 500। लेकिन मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स है 1300, उससे तो कम हम पे कर ही नहीं सकते, वो तो मिनिमम पे ही करना है। तो देखो 1600 को 1300 तक लाओ, यानी कि हमें पे कितना करना है, 1300 था 1600, इसमें से हमने 300 रुपए की क्रेडिट यूटिलाइज कर ली, 1600 में से 300 की क्रेडिट यूटिलाइज कर ली। अब हमारी जो क्रेडिट बची है, तो 500 में से 300 चली गई, तो हमारी क्रेडिट कितनी बची है, 200 रुपए। अब हम आगे बढ़ेंगे, सपोज कीजिए हम आगे बढ़ेंगे, 1000 रुपए हमारा मैट का टैक्स आया और 900 रुपए हमारा रेगुलर टैक्स आया। तो अगेन हम 1000 पे करने जा रहे हैं और 100 रुपए एक्स्ट्रा है, तो 200 हमारी ऑलरेडी क्रेडिट है, अब हमारी क्रेडिट 300 हो गई। अगले साल फिर आए, अगले साल फिर आए, हमारा मैट था 1000 रुपए, हमारा रेगुलर टैक्स था 1500 रुपए। तो मुझे बता हायर कौन, 1500, क्रेडिट कितनी है, 300। तो पूरी 300 की क्रेडिट हमने यूटिलाइज कर ली, तो हमारा बचा 1200। अभी भी 1000 और 1200 में हायर कौन है, हम 1200 रुपए जो यूज कर लेंगे और क्रेडिट बच जाएगी हमारी 0। ये था मैट क्रेडिट का यूटिलाइजेशन, मैट क्रेडिट का यूटिलाइजेशन। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो आपको मैट क्रेडिट का यूटिलाइजेशन आपने किया है, वो कितने साल तक आप कर सकते हो। तो अब हमारा अगला टॉपिक आता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ मैट क्रेडिट। तो इन्होंने कहा कि मैट क्रेडिट को हम लोग 15 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 15 साल तक। ईयर 1 वाली क्रेडिट है, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, 15th ईयर तक हम मैट क्रेडिट को आगे 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 कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। विद दिस आई कंक्लूड माय ऑल द अनाउंसमेंट्स, ऑल द टॉपिक्स, ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू असेसमेंट ऑफ कंपनी। असेसमेंट ऑफ कंपनी का एक और लेक्चर रहेगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे, वो हम लोग मिलते हैं उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।